नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है हिंदी शिक्षक व मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप व विशेषताएं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग हिंदी शिक्षक शब्द क्या है इसे समझते हैं। तो मित्रों, हिंदी शिक्षक से आशय है वह मार्गदर्शक व्यक्ति जो हिंदी विषय को हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाता हो, उसे हम हिंदी शिक्षक कहेंगे। मित्रों, भाषा के लिए एक आवश्यक शर्त है कि भाषा का अपना व्याकरण होता है और जबकि बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है। तो यही भाषा और बोली में मुख्य अंतर है। तो मित्रों, हिंदी शिक्षक हिंदी विषय का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है और वह अपने पढ़ाने में हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न शिक्षण सूत्रों, विभिन्न शिक्षण विधियों तथा विभिन्न कौशलों का वर्णन करता है। तो मित्रों, आइए हम लोग जानते हैं हिंदी शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। हिंदी शिक्षक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है विषय विशेषज्ञ होना हिंदी शिक्षक की प्रमुख विशेषता है। दूसरा पॉइंट है हिंदी शिक्षक वाचन कौशल में निपुण होना चाहिए। अर्थात हिंदी शिक्षक को वाचन कौशल में जो दो मुख्य प्रकार हैं, मौखिक वाचन और मौन वाचन, तथा कक्षा कक्ष में जो आदर्श वाचन किया जाता है, इसमें हिंदी शिक्षक को निपुण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग करने में हिंदी भाषा के शिक्षक को निपुण होना चाहिए। तो मित्रों, शिक्षण सूत्रों का, जैसे शिक्षण सूत्र इस प्रकार हैं, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से, फिर से सुने मित्रों, शिक्षण सूत्रों से आशय है जैसे शिक्षण सूत्र इस प्रकार हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का जब हिंदी भाषा का शिक्षक अपने विषय में प्रयोग करता है तो इससे उसके पठन पाठन की क्रिया प्रभावी रूप से छात्रों पर अच्छा असर डालती है। अगला पॉइंट है मित्रों, शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग करने में हिंदी शिक्षक को निपुण होना चाहिए। अर्थात हिंदी शिक्षक को आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है हिंदी शिक्षक लेखन कौशल में निपुण होना चाहिए। अर्थात हिंदी शिक्षक को लेखन कौशल में निपुण होना चाहिए। लेखन कौशल का अर्थ मित्रों कि जो हम अपने पन्ने पर लिखें या ब्लैक बोर्ड पे लिखें तो अक्षरों की बनावट सीधी होनी चाहिए और जो भी हम शब्द लिखें उसमें समान अंतर हो और लिखते समय ऐसा लिखें कि चाक या पेन एक बराबर लिखावट में दिखे। और दूसरी चीज है मित्रों, हिंदी शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे तो क्लास खत्म होने के बाद उसको मिटा दिया करे। और मिटाने का भी एक सीक्वेंस होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मिटाए। दूसरी चीज, ब्लैक बोर्ड पे जब कुछ लिखे हिंदी शिक्षक तो हमेशा एक 45 डिग्री का एंगल बना के लिखे, जिससे उसकी निगाह ब्लैक बोर्ड पर तो रहे ही, साथ ही बच्चों पर भी वह ध्यान बनाए रखे कि जिससे बच्चे क्लास को डिस्टर्ब न करें। तो अगला पॉइंट है मित्रों, हिंदी शिक्षक को श्रवण तथा पठन कौशल में भी निपुण होना चाहिए। अर्थात जब कोई छात्र कक्षा कक्ष में हिंदी अध्यापक से प्रश्न पूछे तो उन
प्रश्नों के भावों को हिंदी शिक्षक को बड़ी गंभीरता के साथ सुनना चाहिए, तत्पश्चात उस पर अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए और छात्र की समस्या का निदान करना चाहिए। इसके बाद मित्रों, हिंदी शिक्षक को पठन कौशल में भी निपुण होना चाहिए, अर्थात जब हिंदी शिक्षक बच्चों को पढ़ाए तब स्वर के आरोह अवरोह तथा स्वरों का स्पष्ट आवाज में, स्वरों को स्पष्ट आवाज में छात्रों तक पहुंचाना भी हिंदी शिक्षक का परम कर्तव्य है। तो दूसरी भाषा में हम समझ लेते हैं मित्रों कि हिंदी शिक्षक जब पढ़े कोई चीज को, किसी विषय वस्तु को पढ़े, तब वो स्पष्ट शब्दों में पढ़े, स्पष्ट आवाज में पढ़े और हिंदी शिक्षक जब कभी कविता का पाठ करे तो उसके स्वर में आरोह अवरोह हो परिस्थितियों के अनुसार। अगला पॉइंट है मित्रों, हिंदी शिक्षक का कक्षा में छात्रों के साथ व्यवहार लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका अर्थ है मित्रों कि कक्षा में प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा यदि बच्चा प्रश्न का जवाब जानना चाहता है तो हिंदी शिक्षक उसकी जिज्ञासा को शांत करे, और यदि हिंदी शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चे उसका उत्तर दे देते हैं तो उन्हें शाबाशी आदि पुनर्बलन भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से कक्षा का व्यवहार लोकतांत्रिक हो जाएगा। बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए आवश्यक परिस्थितियों में। अगला पॉइंट है मित्रों, हिंदी शिक्षक का व्यक्तित्व उत्तम कोटि का होना चाहिए जिससे छात्र हिंदी शिक्षक के व्यक्तित्व संबंधी गुणों का अनुकरण कर सके। तो मित्रों, हिंदी शिक्षक का व्यक्तित्व समग्र दृष्टिकोण का होना चाहिए, अर्थात उसमें आदर्शवादिता का गुण होना चाहिए, सहनशीलता का गुण होना चाहिए, दया, ईमानदारी, करुणा आदि गुणों का होना चाहिए। तो जब इस प्रकार का व्यक्तित्व किसी हिंदी अध्यापक में होगा तो छात्र भी अवश्य ही अपने अध्यापक का अनुकरण करेंगे और अपने जीवन में सुधार करेंगे। अगला पॉइंट है मित्रों, हिंदी शिक्षक को समसामयिक जानकारी भी ग्रहण करते रहना चाहिए जिससे वह छात्रों को नवीन ज्ञान दे सके। फिर से सुनिए मित्रों, हिंदी शिक्षक को समसामयिक जानकारी भी ग्रहण करते रहना चाहिए जिससे वह छात्रों को नवीन ज्ञान दे सके। तो मित्रों, हिंदी शिक्षक को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि देश में कौन कौन सी नई घटनाएं घट रही हैं, क्या नए आविष्कार हो रहे हैं, क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन सब परिवर्तनशील बातों पर भी हिंदी शिक्षक को ध्यान देते रहना चाहिए और छात्रों के ज्ञान को निरंतर बढ़ाता रहना चाहिए, अर्थात छात्रों के ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, हिंदी शिक्षक को मनोविज्ञान विषय की भी सामान्य जानकारी रखनी चाहिए जिससे वह छात्राध्यापकों व छात्रों के मनोभावों को समझ सके। मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिंदी शिक्षक के लिए। यदि हिंदी विषय का अध्यापक छात्रों के मनोविज्ञान को नहीं पढ़ पाएगा तो कहीं न कहीं वह उनके साथ सहानुभूति नहीं रख पाएगा, क्योंकि कभी कभी कक्षा कक्ष में छात्र बहानेबाजी बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। तो हिंदी शिक्षक का कार्य है कि वह छात्रों के प्रतिदिन के कार्यों का अवलोकन करे, छात्रों के ऊपर पैनी नजर बनाए रखे जिससे वह छात्रों का अपने नजरिए से व्यक्तित्व मापन कर सके और उसी हिसाब से छात्रों के विषय में अपने निर्णय ले सके। तो इससे क्या होगा कि हिंदी शिक्षक किसी भी छात्र के विषय में जो भी निर्णय लेगा वह उचित रहेगा और किसी भी दुर्भावना से ग्रसित नहीं होगा। तो हिंदी शिक्षक के लिए मनोविज्ञान
विषय का सामान्य ज्ञान होना भी जरूरी है। अगला पॉइंट मित्रों, तो मित्रों यह था हिंदी शिक्षक की विशेषताओं से संबंधित प्रमुख बिंदु थे मित्रों। तो हिंदी शिक्षक की विशेषताओं से संबंधित प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे जिसका अभी वर्णन किया गया। अब अगली हेडिंग है मातृभाषा। तो मित्रों मातृभाषा क्या है? बालक अपने परिवार में जन्म से ही जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा है। अर्थात माँ के द्वारा या परिवार में बालक जो भाषा जन्म से ही सीखता है वही उसकी मातृभाषा हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जन्म ले रहा है, बागपत या गाजियाबाद से सटे इलाके में, तो वह जन्मजात हिंदी ही बोलेगा, क्योंकि हिंदी उस क्षेत्र की मातृभाषा है। अगला पॉइंट है मित्रों, शिक्षण क्या है? शिक्षण के 3 बिंदु हैं। पहले शिक्षण को भी समझ लेते हैं, फिर दोनों को जब एक में एडी कर देंगे तो मातृभाषा शिक्षण का अर्थ निकल जाएगा। तो शिक्षण से आशय है, शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक को अपनी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। अर्थात शिक्षण के द्वारा छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। तो मित्रों इस प्रकार मातृभाषा शिक्षण का अर्थ हुआ, जब दोनों को जोड़ दिए मातृभाषा और शिक्षण को, तो मातृभाषा शिक्षण का अर्थ हुआ कि मातृभाषा में अर्थात मातृभाषा हिंदी में छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम के बीच संबंध स्थापित करना ही मातृभाषा शिक्षण कहलाएगा। और मातृभाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो अगली हेडिंग देखते हैं मित्रों। अगला पॉइंट देखते हैं रायबर्न महोदय के शब्दों में, मातृभाषा की शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि मातृभाषा शिक्षण पर हमारे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास निर्भर है। जैसे बौद्धिक जीवन का विकास, ज्ञान में वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं उत्पादन क्षमता का विकास आदि। तो मित्रों यह रायबर्न महोदय के शब्दों में परिभाषा थी कि हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे छात्रों का बौद्धिक विकास करती है, आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करती है और बच्चों में सृजनात्मकता की भावना का भी विकास करती है। तो आगे देखते हैं मित्रों मातृभाषा का स्वरूप। अगली हेडिंग है मातृभाषा का स्वरूप। तो मित्रों मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार विनिमय करते हैं। मातृभाषा ही व्यक्ति को उसका सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, उसे परंपरा एवं संस्कृति से परिचित कराती है। मातृभाषा ही व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार है। तो मित्रों देखिए ये हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मातृभाषा का स्वरूप। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मातृभाषा ही व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आधार है। तो मित्रों व्यक्तित्व की परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे आल्बर्ट महोदय ने कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करती है। अर्थात व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का क्या है? गत्यात्मक संगठन है। अर्थात शील गुण क्या है? जैसे दया, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, ये सब गुण शील गुण हैं। तो मातृभाषा बालकों में
शील गुणों का विकास करती है और मातृभाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है, अर्थात लिखित और मौखिक दोनों रूपों में विचारों का विनिमय करता है और मातृभाषा ही व्यक्ति को उसका सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है और उसे परंपराओं एवं संस्कृतियों से परिचित कराती है। तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट में देख लेते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आदि क्षेत्रों में हिंदी भाषियों के लिए मातृभाषा है। हरियाणा भी रहेगा मित्रों, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में, बिहार आदि राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में काम करती है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि भाषा के लिए आवश्यक शर्त है कि भाषा का अपना व्याकरण होता है। बोलियां तो बहुत बोली जाती है, जैसे अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, अन्य भी कई बोलियां बोली जाती है, तो इनका कोई अपना व्याकरण नहीं है। इसलिए हिंदी ही हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा होगी। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 343 में हिंदी को संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, अर्थात भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा मतलब किसी देश की भाषा, मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। तो इसको संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट मित्रों, मातृभाषा का महत्व। इसमें पहला ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कौन नहीं जानता है। इन्होंने लिखा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हीर को सूल। फिर से सुने मित्रों, स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अर्थात अपनी ही भाषा से उन्नति संभव है और यही सब उन्नति का, सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। और जिस व्यक्ति के पास अपनी निज भाषा का ज्ञान नहीं होता तो अपने हृदय की पीड़ा को नहीं मिटा सकता। जैसे जब हमको कोई चोट लगती है तो हम अपने मातृभाषा में ही अपनी करुण पुकार करते हैं। जैसे हिंदी भाषा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, जब चोट लग जाती तो कहते हैं हाय मम्मी, हाय पापा। तो यह क्या है? इतना कहने से आपको आराम मिल जाता है। जब मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, तो यह अपनी भाषा में एक करुण पुकार है, या हे भगवान मेरी रक्षा करो। जैसे द्रौपदी ने भरे सभागार में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो अपनी करुण पुकार को हिंदी भाषा में कहती है कि हे गिरधर गोपाल मेरी लाज तुम ही बचाओ। हाथ जोड़ के कहती है कि गिरधर गोपाल मेरी लाज तुम ही बचाओ। तो वह परमात्मा जिसके साथ भी संप्रेषण संभव है, तो वह मानसिक भी हो सकता है और वाचिक भी हो सकता है। तो द्रौपदी ने अपनी करुण क्रंदन को मातृभाषा में ही कही और परमात्मा ने उसकी बात को सुन लिया और उसकी साड़ी की छोर को बढ़ाते चले गए। और इस प्रकार परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तो मित्रों, यह है निज भाषा, निज मातृभाषा, जिसके माध्यम से हम अपनी हृदय की पीड़ा को भी अभिव्यक्त करते हैं, हृदय पीड़ा को दूर भी कर लेते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, मातृभाषा के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास भली भांति होता है। मित्रों, मातृभाषा के माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास भली भांति होता है। मित्रों, मातृभाषा में बालक भोजन मांगता है अपनी माँ से। अपनी मातृभाषा में ही तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भोजन की जरूरत है, और जब वह भोजन करता है
तो इससे उसका क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। अगला पॉइंट है मित्रों, मानसिक विकास। मातृभाषा के माध्यम से हम किसी कठिन प्रकरण को आसानी से समझ सकते हैं, तो ये हमारा मानसिक विकास है। मानसिक विकास को हम दूसरे शब्दों में संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं, बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं, और मानसिक विकास भी कह सकते हैं, सृजनात्मक विकास भी कह सकते हैं, आदि कह सकते हैं। अगला मित्रों, सामाजिक विकास मातृभाषा के माध्यम से होता है। जब हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं, उसको नमस्ते करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही, और मातृभाषा के माध्यम से वह व्यक्ति भी हमको आशीर्वाद देता है। तो इस प्रकार से हमारा सामाजिक संबंध भी मातृभाषा के माध्यम से मधुर होता है और सामाजिक विकास भी होता है। अगला है सांवेगिक। सांवेगिक का मतलब क्या है, जैसे यदि हमको बहुत तेज से रोना आया तो हम अपनी भाषा में जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं उसका नाम अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई और वह आपका भाई है, अरे भैया तुमको कैसे चोट लग गई, अरे भैया तुमको कैसे चोट लग गई, तो हम अपने संवेगों को संतुलित नहीं कर पाते हैं। भरी भीड़ में हम अपनी भावनाओं का इजहार कर देते हैं, तो यह संवेग हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। अगला पॉइंट है मित्रों, नैतिक और सांस्कृतिक विकास। मित्रों, जो हमारे अंदर नैतिक गुण हैं कि बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, जैसे संस्कृत में श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात हमें अपने से बड़े बुजुर्गों का हमेशा अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। तो मित्रों, अपनी मातृभाषा के माध्यम से बालक का सांवेगिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होता है। और सांस्कृतिक विकास, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कि जैसे हम अपनी मातृभाषा को पीढ़ियों से संरक्षित करते चले आए हैं, अपने मातृभाषा में लिखे गए ग्रंथों को पीढ़ियों से संरक्षित करते चले आए हैं, और अपने कल्चर को, संस्कृति को, वेशभूषा, रहन सहन, बोलने का ढंग, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, यह सब संस्कृति का हिस्सा होती हैं। त्योहार भी संस्कृति का हिस्सा होता है। तो मित्रों, संस्कृति का विकास भी मातृभाषा के माध्यम से ही संभव है। अगला पॉइंट है मित्रों, मातृभाषा शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है। मित्रों, महात्मा गांधी भी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के समर्थक थे, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी नई बुनियादी शिक्षा या नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना में अपने इस विचार को प्रकट किया कि बालकों को, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों को जो शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा में ही दी जाए। अगला पॉइंट है मित्रों, मातृभाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, अर्थात विचार विनिमय का माध्यम है, विचारों का आपस में प्रकटीकरण का माध्यम है। अगला पॉइंट है मित्रों, निष्कर्ष है, मातृभाषा के महत्व का अंतिम बिंदु है और निष्कर्ष बिंदु भी है। इसको पढ़ते हैं मित्रों। मातृभाषा के साहित्य के अध्ययन से आनंद की प्राप्ति होती है तथा मातृभाषा के माध्यम से ज्ञान का प्रसारण एवं संरक्षण होता है। काव्य, कामा कविता, कामा उपन्यास, कामा कहानी आदि मातृभाषा में ही लिखे जाते हैं। उनको पढ़कर बालक के मन में आनंद की सृष्टि होती है, वह प्रसन्नता के समुद्र में डूबता उतरता रहता है। मातृभाषा में लिखा लोक साहित्य पढ़कर जहाँ बालक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं परस्पर भावनाओं का संप्रेषण करके उसे आनंद की अनुभूति भी होती है। तो मित्रों, यह सभी बिंदुओं का सारांश था कि किस प्रकार हम मातृभाषा के माध्यम से
अपने भावनाओं का प्रकटीकरण कर लेते हैं और मातृभाषा में लिखे लोक साहित्य के माध्यम से कैसे उसे पढ़कर और उससे प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण मातृभाषा के ही माध्यम से कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था आज का हमारा टॉपिक, हिंदी शिक्षक व मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप व विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो मित्रों, आशा है कि आपको हिंदी शिक्षक व मातृभाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में मदद मिली होगी और मुझे आशा है कि आप मातृभाषा हिंदी के विषय में और राष्ट्रभाषा हिंदी के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लिए होंगे। मित्रों, एक अध्यापक का परम कर्तव्य है कि मातृभाषा के माध्यम से अपने बालकों से व्यक्तिगत तथा सामाजिक हर तरीके से जुड़ाव रखे और बच्चों के सर्वांगीण विकास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जो मातृभाषा के माध्यम से संभव है। तो आशा है मित्रों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।